Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Wasim Beg from DPSC, again here with you all. Computer Science second year ICS book, chapter number 2, Basic Concepts and Terminologies of Databases. ये हम स्टडी कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस, लेक्चर नंबर 4 है. लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. फील्ड. A field is a unit of data consisting of one or more characters, that is, employee number, employee name, or grade of an employee in a record of the employee. यानी किसी टेबल में जो उसके कॉलम्स हैं उनको फील्ड्स या एट्रीब्यूट कहा जाता है. जैसे एम्प्लॉय नंबर एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, और इन फील्ड्स के मिलने से रिकॉर्ड बनता है. ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स. फील्ड को डेटा आइटम भी कहा जाता है. फील्ड को डेटा आइटम भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं, और एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं. ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स यानी ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. और फिर इन रिकॉर्ड्स के सेट को हम फाइल कह लेते हैं, या आगे हम इसको स्टडी करेंगे कि इसको हम टेबल भी कह सकते हैं या डेटा सेट कह सकते हैं. तो डेटा आइटम्स एक्चुअली फील्ड्स हैं. जो रिकॉर्ड्स हैं इनको रो भी कहा जाता है. ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो. डेटा एलिमेंट्स वही बात होगी. इनको फील्ड्स भी कहते हैं, डेटा एलिमेंट्स भी कह लेते हैं, इनको कॉलम भी कहते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. इसी तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं इनको रोज भी कह सकते हैं और ट्यूपल भी कह सकते हैं, ट्यूपल. और इसी तरीके से जो फाइल्स हैं उसको डेटा सेट या टेबल या रिलेशन भी कह सकते हैं. और जो कलेक्शन ऑफ फाइल्स या कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स या कलेक्शन ऑफ टेबल्स उसको हम कहते हैं डेटाबेस. तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स. तो ये डेटाबेस सबसे बड़ा यूनिट है जो हम डेटाबेसेस में स्टडी करते हैं. तो आप यूँ समझें कि जो फील्ड है वो क्या है, ये है ए सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट. अब बहुत सारी फील्ड्स यानी सेट ऑफ फील्ड्स. इसको हम कहेंगे रिकॉर्ड. सेट ऑफ फील्ड से बन जाएगा रिकॉर्ड. इसी तरीके से सेट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर होंगे, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये बन जाएगा टेबल. और सेट ऑफ टेबल इसको हम कहेंगे डेटा बेस. तो यूं आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा. तो यहाँ पे जो एक चीज़ है वो यहाँ पे मल्टीपल है, और जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं उनसे मिलके टेबल बना, और जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनसे मिलके बनी डेटाबेस. तो ये सबसे छोटा यूनिट, ये उससे बड़ा यूनिट, ये उससे बड़ा यूनिट, और ये उससे बड़ा यूनिट, यानी फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल एंड डेटाबेस. तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है. जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये कॉलम्स हैं, इनको फील्ड्स भी कहते हैं या इनको डेटा आइटम्स भी कहते हैं. ये रोज हैं, इनको रिकॉर्ड भी कहते हैं, ये भी रो है.
ये भी रो है, और ये सारा मिल के बन रहा है एक टेबल। और इस तरह के बहुत से टेबल्स होंगे तो एक डेटाबेस बनेगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्यूज बहुत अहम टॉपिक है, आपने कंसंट्रेट करना है कि ये व्यूज क्या होते हैं। जिस तरीके से रूम में आप विंडो लगाते हैं ना, रूम में विंडोज लगी होती है और विंडोज में बाज़ दफ़ा गेज होती है, जाली होती है, या उसमें हम ग्लास लगा लेते हैं, या हम उसमें एक हैवी मेटल की ग्रिल लगा लेते हैं, और इसके अलावा उसके सामने कर्टन भी होता है। तो वहाँ से मैं आपको व्यूज़ समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कमरे में हवा आए, तो आप ग्लास भी साइड पे कर दें, कर्टन भी साइड पे कर दें, तो आपको हवा आएगी। अगर आपने ये चाहना है कि आपको हवा तो आए लेकिन बाहर से कोई मक्खी मच्छर वगैरह अंदर ना आए, तो आपके सामने वहाँ पे आप जाली कर दें। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ रोशनी आए और एयर भी ना आए बाहर से, तो आप ग्लास आगे कर दें। और अगर आप कहते हैं कि सब कुछ आए लेकिन कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, कोई चोर, कोई जानवर वो एंटर ना हो, तो फिर आप ग्रिल आगे कर दें। सेम लाइक डेटाबेसेस में जब आप टेबल्स बना लेते हैं, टेबल्स में आप डेटा फीड कर लेते हैं और बहुत से रिकॉर्ड्स आपके जो से वो उसमें फीड हो जाते हैं। अब उन रिकॉर्ड्स में बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन के जो अगर किसी को पता चले तो वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर नादरा की डेटाबेस किसी के हाथ आ जाए तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, या अगर पीटीए की डेटाबेस आपके पास आ जाए कि किस बंदे के आईडी कार्ड पे कौन कौन से नंबर चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर्स, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरीके से अगर आपकी फेसबुक की या व्हाट्सएप की चैट कोई देख ले तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए मसला बन जाती है, या आपके फादर का नेम आपकी प्राइवेसी को मुतासर कर सकता है। तो उस सूरत में अब देखें, टेबल में तो हर तरह का डेटा मौजूद है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम व्यूज़ बनाते हैं, और व्यूज़ का पर्पज़ ये होता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड डेटा, यानी वो डेटा जो हम चाहते हैं सिर्फ वो यूज़र देखे, बाकी डेटा यूज़र ना देखे, तो उसके लिए बनाए जाते हैं फिर व्यूज़। और जो व्यूज़ हैं ये एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो व्हाट इज द व्यू? व्यूज़ आर क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल विच इज़ अ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, used for data definition and data manipulation purposes. The purpose of using views is purely to keep the data safe and secure from unauthorized and illegal users. The views provide the description of relations that are not stored but constructed as needed from the stored relations. तो ये डेफिनेशन से आप कुछ समझ गए। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करें और पीछे जो मैंने आपको व्यूज़ के बारे में बताया विंडोज़ की एग्जांपल देकर, उसको आप दोबारा समझने की कोशिश करें। हाउ टू क्रिएट अ व्यू? टू क्रिएट अ व्यू नॉर्मली द फॉलोइंग क्रिएट SQL कमांड इज यूज्ड। आपने लिखना होता है क्रिएट, ये कमांड है, क्रिएट व्यू, क्रिएट कमांड है, और साथ में बता दिया कि व्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे आप टेबल भी कह सकते हैं। क्रिएट व्यू, स्टूडेंट व्यू 01, ये उसका नाम हमने रखा, स्टूडेंट व्यू 01 एज। अब ये जो व्यू है इसका अपना डेटा नहीं होता, इसने डेटा कहीं और से लेना होता है, और व्यू आमतौर से टेबल्स से डेटा लेते हैं, यानी जो डेटा आपने टेबल्स में स्टोर किया है
वही डेटा आपको व्यूज में नजर आएगा, लेकिन सिर्फ वो डेटा नजर आएगा, वो कॉलम नजर आएंगे जो आपने अलाउ किए हैं। अब आपने कहा क्रिएट व्यू, स्टूडेंट व्यू 01 एज, सिलेक्ट स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। ये सिर्फ 3 कॉलम हमने सिलेक्ट किए हैं, सारे सिलेक्ट नहीं किए, सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल का नाम बता दिया। वेयर, अब ये वेयर क्लास लगा दी, स्टूडेंट जेंडर इज इक्वल टू मेल, यानी सिर्फ बॉयज के जो डेटा है वो सिलेक्ट किया गया है, गर्ल्स का डेटा सिलेक्ट नहीं किया गया। अब आपके पास टेबल में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों का डेटा था, तो आपने यहाँ पे वेयर क्लास लगा के सिर्फ मेल यानी बॉयज का डेटा जो सा वो सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से टेबल के अंदर जो डेटा मौजूद था हम वेयर क्लास की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ फलां डेटा नजर आए और फलां डेटा नजर ना आए। मैं एक एग्जांपल देने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, और उसका नाम है एम्प, और इसमें जो फील्ड्स हैं इसमें एम्प नंबर है और एम्प नेम है और कॉन्टैक्ट नंबर है उसका, इसके अलावा उसका डेजिग्नेशन है, उसका एड्रेस है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है उसकी, फिर उसकी सैलरी है। ये इसकी फील्ड्स है। अब आप चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय का जो टेबल है ना, इसका सारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिले, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, उसका एड्रेस ये उसमें मौजूद ना हो और एम्प नंबर भी ना हो। अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप एक नया टेबल बनाएं और ये सिर्फ एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट और डेजिग्नेशन उसका जो सा वो उसमें सेव करें। तो आपको ऑप्शन ये दी गई कि आप व्यूज क्रिएट कर लें। तो हम इस टेबल के ऊपर व्यू क्रिएट करेंगे, और व्यू कैसे क्रिएट करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। आप करेंगे क्रिएट, ये कमांड दी है आपने, व्यू क्रिएट व्यू। यहां पे आपने व्यू का नाम बता देना, सपोज आप कहते हैं एम और अंडरस्कोर वी, एम्प्लॉय व्यू एज, ये कीवर्ड आपने देना है एज। और अब मैं इस टेबल में से ये जो टेबल है इसमें से डेटा सिलेक्ट करूंगा, जो मेरी मर्जी का, जो मैं चाहता हूं वो डेटा मैं इससे सिलेक्ट करूंगा। एज सिलेक्ट, अब आप बता देंगे कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए नए व्यू में। तो आप कहते हैं सिलेक्ट एम नेम, कॉमा, कॉन्टैक्ट भी दिखाना आपने, कॉन्टैक्ट, कॉमा, डेजिग्नेशन। ये वही ये एट्रीब्यूट्स सेम वैसे होने चाहिए जो ऊपर टेबल में मौजूद हैं, जो स्पेलिंग वहां पे है वही आपने यहाँ सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट ये फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करें, साथ में इस टेबल का नाम दे दे, फ्रॉम एम। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं तो इससे भी व्यू क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वेयर क्लास लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। वेयर क्लास ऑप्शनल होगी। जैसे आप कह सकते हैं कि वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैनेजर, वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर, तो सिर्फ मैनेजर जो उनसे वो सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप सारे एम्प्लॉयज का डेटा देना चाहते हैं तो फिर वेयर क्लास की जरूरत नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप वेयर क्लास लगाते हैं कि अगर आपने सिर्फ मैनेजर्स का डेटा देखना है तो फिर आप करेंगे वेयर डेजिग इज इक्वल टू मैनेजर, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर। और जब अब देखें इससे क्रिएट व्यू यहां से यहां तक, इससे ये होगा कि एक और टेबल बनेगा और उस टेबल का नाम होगा एम अंडरस्कोर वी, और उसमें सिर्फ 3 कॉलम होंगे। कौन कौन से, एम नेम,
एम, नेम के बाद कॉन्टैक्ट होगा, और तीसरा कॉलम उसमें होगा डेजिग्नेशन का, सॉरी। तो ये 3 कॉलम होंगे, ये आपका जो व्यू बनेगा। तो इस तरीके से हमने, हमारे पास जो टेबल था उसमें सारा डेटा मौजूद था, लेकिन हमने पब्लिक के लिए सिर्फ थोड़ा सा डेटा जो सा वो अवेलेबल कर दिया। तो इस तरीके से जो व्यूज़ हैं उन्होंने आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की और आपकी प्राइवेसी जो सी वो डिस्टर्ब नहीं हुई। और इसके अलावा व्यूज़ का बेनिफिट ये भी है कि व्यूज़ की मदद से आप एक ही टेबल के कई रूप दिखा सकते हैं, यानी टेबल सेम है लेकिन आप उसी डेटा को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। एक और टर्म जो आपकी बुक में मौजूद है इंडेक्सेस, और इसको इंडेक्सेस भी कहते हैं, इंडेक्सेस भी कह सकते हैं, इंडेक्स या इंडेक्सेस। इट इज अनदर टेबल क्रिएटेड बाय द सिस्टम डेवलपर। सिस्टम डेवलपर को डीबीए भी कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंटेनिंग द key attributes of the table for which the index is created. It has a variety vital role. It has a it लिखना था, yes नहीं लगना। It has a very vital role in database management system, especially in RDBMS, Relational Database Management System. R for Relational Database Management System. The important association defined in the system make us use of this. It helps the system to run smoothly and fastly. तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो इंडेक्सेस हैं इनका पर्पस क्या होता है, ताकि स्पीडी सर्चिंग की जा सके। तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो टेबल या रिलेशन की एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एक चीज़ आपसे डिस्कस की कि जो टेबल्स हैं इसमें कॉलम्स का जो सीक्वेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो रोज का सीक्वेंस है, यानी रिकॉर्ड्स का सीक्वेंस है, वो भी इनसिग्निफिकेंट है, आगे पीछे वो हो सकते हैं। और जो इंडेक्सेस हैं इनकी मदद से हम उनको सॉर्ट कर लेते हैं। यानी अब देखिए, हमने जब सर्चिंग करनी होती है, बाद हमने ऑर्डर बाय नेम सर्च करना होता है, अल्फ़ाबेटिकली नेम्स की तरतीब लगा के, बाद हमने रोल नंबर वाइज सर्च करना होता है, बाद हम कहते हैं कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो टॉप पे नजर आए, तो फिर इंडेक्सेस क्रिएट कर लिए जाते हैं। इंडेक्सेस या इंडेक्सेस भी इसको कहते हैं, इंडेक्सेस या इंडेक्सेस, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, लेकिन इंडेक्सेस ही पढ़ लें जो आपकी बुक में है। तो जो इंडेक्सेस हैं ये क्रिएट कर लिए जाते हैं, और टेबल में जो आपका अनसॉर्टेड डेटा है उसको इंडेक्सेस की मदद से सॉर्ट कर लिया जाता है, उसकी तरतीब लगा ली जाती है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस स्पीडी सर्चिंग के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं, और इनको जो सा वो क्रिएट किया जाता है, और जो शख्स इसको क्रिएट करता है इंडेक्सेस को, उसको DBA या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कीज बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। कीज, ये वही कीज हैं जो लॉक को ओपन करती हैं, वही कंसेप्ट है। ए की इज अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स and its purpose is to retrieve the data rows from the table according to the requirement. Keys are defined in the relational table to access or sequence the stored data fast and smooth, or to create the links between them. अब जो कीज हैं इनका पर्पस क्या है, स्पेशली जब RDBMS की बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे कीज की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कीज है क्या। कीज की मदद से हम डेटा को
सॉर्ट कर सकते हैं, हम डेटा को पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम डेटा को रिलेट कर सकते हैं दूसरे टेबल्स के साथ, हम इनका रिलेशन जो सा वो बना सकते हैं कीज की मदद से। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, सपोज हमारे पास एक टेबल है पेशेंट का और एक टेबल हमारे पास फिजिशियन का है, यानी जो मरीज हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पेशेंट और फिजिशियन। पेशेंट्स के टेबल में हमारे पास एक कॉलम है पैट नंबर यानी पेशेंट नंबर, एक कॉलम है पेशेंट नेम पी नेम, और एक हमारे पास कॉलम है PH कोड फिजिशियन कोड, और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे एक कॉलम है लॉक N, तो उसकी लोकेशन जो सी है कि वो कहाँ पे है। और इसके अलावा स्टेटस में हम कुछ लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका स्टेटस, वो उसके विजिट कितने हुए हैं, 1 2 3 5 7 या इस तरह का कुछ। और जो फिजिशियन का टेबल है उसमें हमारे पास PH कोड फिजिशियन कोड और PH नेम फिजिशियन नेम। और यहाँ आप देखें कि हर पेशेंट को एक फिजिशियन कोड लगा हुआ है, यानी आबद जो पेशेंट है उसको ME1000 ये फिजिशियन कोड लगा हुआ है। और ME1000 क्या है ये हमें यहाँ से पता चलेगा फिजिशियन टेबल से, ME1000 डॉक्टर आलमगीर। इसका मतलब है कि जो 191 पेशेंट है आबिद, उसको ME1000 फिजिशियन देखेगा, यानी डॉक्टर आलमगीर उसको देखेगा। इस तरीके से 192 सलीम को 1001 देखेगा, वो है प्रोफेसर असलम नकवी। और सो ऑन, अगर हम 202 की बात करें, नईम पेशेंट है, इसको ME1000 फिजिशियन देखेगा, जो कि दोबारा डॉक्टर आलमगीर है। इस तरह हर पेशेंट जो सा है उसके लिए एक फिजिशियन मौजूद है। अब ये वाला जो टेबल है पेशेंट टेबल और फिजिशियन टेबल, जब हमने इसको दोनों को जोड़ना है, लिंक करना है, तो उसके लिए हमें कीज की जरूरत पड़ेगी। कीज के बगैर ये लिंक नहीं हो सकते। तो कीज की डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। 2.6.1 आपकी बुक में मौजूद है, टाइप्स ऑफ कीज। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट की टाइप है जो हर टेबल में आमतौर से मौजूद होती है, दैट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की PK या प्राइमरी की। इन ए रिलेशन द एट्रीब्यूट्स कॉलम और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और ए रिकॉर्ड। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें पैट नंबर, तो जो 191 है ये दोबारा यहाँ रिपीट नहीं होगा, 192 दोबारा रिपीट नहीं होगा, 193 रिपीट नहीं होगा, 198 रिपीट नहीं होगा, 201 रिपीट नहीं होगा, 202 रिपीट नहीं होगा, 213 रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा कॉलम या ऐसा डेटा या ऐसा एट्रीब्यूट जो रिपीट ना हो, एक ही बार हो, उसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, वो प्राइमरी की कहलाएगी। और फिर हमारे पास है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज नॉन यूनिक फील्ड। अब जो सेकेंडरी की है ये डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे अगर आप प्रीवियस टेबल में देखें, यहाँ पे ये सेकेंडरी की है ME1000 और ये यहाँ रिपीट भी हो रहा है 2 दफा, यहाँ पे भी है। तो जो सेकेंडरी की है प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती, वो यूनिक होती है। लेकिन जो सेकेंडरी की है दैट कैन बी डुप्लीकेट, शाबाश। Secondary key is non-unique field that is used as a secondary alternate key in the above table by using PH या physician code. Physician code we can scan the records from the table. If the physician leaves, we can change it with the new one by using update statement. और ये जहन में रखें कि जो प्राइमरी की है ऊपर जो हमने स्टडी की है, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। एक दफ़ा जो प्राइमरी की लग गई वो लग गई, फिर रिकॉर्ड डिलीट ही होगा, रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी की को हम अपडेट कर सकते हैं, यानी ये पैड नंबर को हम अपडेट नहीं कर सकते कि आप कहें कि 198 की जगह कुछ और लिख लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी की है इसको हम अपडेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कैंडिडेट की है, या इसको अल्टरनेट की भी कहा जाता है। समटाइम्स इट इज अनक्लियर विच फील्ड टू सिलेक्ट एज द प्राइमरी की।
तो अगर ये क्लियर नहीं है कि कौन सी फील्ड को प्राइमरी की के तौर पे डिफाइन किया जाए, तो हम फिर अपनी मर्जी से कोई और की जो सी उसको एज ए प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं और उसको हम कहेंगे कैंडिडेट की। और ये डिफरेंट कीज जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेशेंट नेम और फिजिशियन कोड को मिला के हम जो सा वो एक कैंडिडेट की बना देते हैं, यानी पेशेंट नेम और फिजिशियन कोड दो कीज को मिला के हमने एक जो सी वो कैंडिडेट की बना दी। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है एक या एक से ज्यादा कीज का। फिर हमारे पास कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की है, ये आप इसके नाम से अंडरस्टैंड कर गए हैं। अगर आप दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को मिला के एक की बना लें तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट या कॉन्कैटिनेट की। दीज कीज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डेटा एलिमेंट्स मीन कॉलम्स या फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स। Invariably, these are the same as candidate alternate except that of uniqueness requirement. तो एक्चुअली ये कैंडिडेट की ही है जो कंपोजिट की, लेकिन ये यूनिक होती हैं। कैंडिडेट की का यूनिक होना जरूरी नहीं है। इन ऑर्डर टू मेक इट यूनिक असाइन स्टेटस और अनदर एट्रीब्यूट से पेशेंट आईडी नंबर, तो इनको यूनिक किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास सॉर्ट की है। सॉर्ट की क्या होती है? जिसकी बेस पे हम टेबल को सॉर्ट कर लें। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो कॉलम्स हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं उनका सीक्वेंस इनसिग्निफिकेंट है, यानी सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं। तो अगर हमने टेबल में डेटा जो सा वो अनसॉर्टेड यानी बगैर तरतीब के डाल दिया तो बाद में उसकी तरतीब बनानी है, तो उसके लिए हम सॉर्ट या कंट्रोल की यूज़ कर सकते हैं। A sort control key is used to physically sequence the data stored according to our need. Multiple attributes can be used as sort field. और फिर most important foreign key है। A foreign key is an attribute in a table whose value must match a primary key in another table. The table in which the foreign key is found is called as dependent table and to which it refers is called as a parent table. तो foreign key important है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके पास एक A टेबल है और इसको आप कह लेंगे फॉर एग्जांपल A टेबल है, ये पेरेंट टेबल है, इसको हम कहेंगे ये पेरेंट है। और इसमें हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो A1 और A2 और A3 और A4 यानी एट्रीब्यूट 1 2 3 4 ये चार इसमें फील्ड्स हैं। एक B टेबल है लेकिन ये चाइल्ड टेबल है, ये वाला चाइल्ड टेबल है, ये वाला इसको आप कह लें कि ये पेरेंट टेबल है, ये मेन टेबल है और ये इसका डिटेल डेटा यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि एट्रीब्यूट A में जो नेम हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि ये आपके जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सपोज उस शख्स का नाम है ABC और 200 कुछ वैल्यू है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर लें 300 कोई वैल्यू है या 3000 कोई वैल्यू स्टोर है। अब ये डेटा वहाँ पे मौजूद है पेरेंट टेबल A में, और आप कहते हैं कि इस डेटा की तफसील नीचे मौजूद है। तो फिर ये वाली फॉर एग्जांपल आपने इसको PK कर दिया, PK मीन प्राइमरी की, और प्राइमरी की में दो जौन सी वो खूबियां होती हैं। नंबर 1 यूनिक और नंबर 2 नॉट नल, यानी दो खूबियां होंगी यूनिक एंड नॉट नल, यानी इसको आप ये डुप्लीकेट नहीं होगी और खाली नहीं छोड़ेंगे। ये प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स होते हैं, यूनिक एंड नॉट नल, ये दो खूबियां इसमें होंगी। तो अब जो आपका चाइल्ड टेबल B टेबल है, इसमें आप बनाते हैं एट्रीब्यूट्स A1 A2 A3 A4, ये आपने इसमें बना दिए, और यहाँ आप डेटा कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो A1 है ये यहाँ से ले डेटा, ये वाला डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए, इसका आपस में रिलेशन हो। तो फिर आपको इस A1 को
फॉरेन की डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी ऊपर प्राइमरी की थी, ये फॉरेन की, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डेटा लेगी फिर, तो ये होगी फॉरेन की। ये वही फॉरेन जो आप कहते हैं फॉरेन से हमारे गेस्ट आए हैं, फॉरेन की। और फॉरेन की का रूल ये है कि फॉरेन की का डेटा प्राइमरी की में मौजूद होना चाहिए। अगर प्राइमरी की में डेटा मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो फॉरेन की में रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप रिलेशन जो से वो बना सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल के साथ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। और एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखें कि जो फॉरेन की है ये 1 to 1 या 1 to many रिलेशनशिप बनाने के काम आती है, और स्पेसिफिकली ये रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज होती है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे आप RDBMS कहते हैं, वहाँ पे ये की जो सी ये यूज होती है फॉरेन की। सो दिस वे योर लेक्चर इज एंड फॉर द टाइम बीइंग लिविंग। थैंक यू ऑल। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।